जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 65 चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 14, चैप्टर का टाइटल है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपके सिलेबस में प्रोबेबली जो सबसे टेक्निकल चैप्टर है वो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, इसीलिए आपने इस कोशिश करनी है पूरे चैप्टर में छुट्टी ना करें और अटेंटिवली इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को सुनते जाएं, समझते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, साथ साथ सुनते जाएं, समझते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। इसी वजह से मैंने आपसे कल, हालांकि मुमकी तौर पे ये बात नहीं मैं करता, लेकिन कल ये बात की थी कि ख़ास तौर पे आपने छुट्टी नहीं करनी। छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो पहले 2-3 लेक्चर्स हैं इनमें कंसेप्ट्स की बेसिक्स हम डिस्कस करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स जो कि आगे चल के एडवांस केस स्टडी में टेस्ट होने हैं, तो अटेंटिवली सुनते जाना है। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक के आपसे पूछता रहूँगा, जहाँ प्रॉब्लम हो आपने पूछ लेना। क्लियर? स्टार्ट करें। प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहते? क्वेश्चन चलिए। चैप्टर है हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 14। आज हमने इस चैप्टर में पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव टारगेट किए हैं। ये पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन बहरहाल ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ पे आप समझे कि यहाँ पे बस कर देना चाहिए, आप बता दीजिएगा, वहाँ मैं लेक्चर को रोक दूँ। जहाँ पे आपको फील हो कि आप कंसेप्ट ज़्यादा हो गए, क्योंकि नया टॉपिक होता है ना, तो तकरीबन सारे कंसेप्ट नए होते हैं, तो उसमें थोड़े शुरू में थोड़ी स्पीड कम होती है। लेक्चर हालांकि प्लान उसके मुताबिक ही किया गया, फिर भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या, पहले इसका टाइटल समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं पीस ऑफ पेपर को, रिटन पीस ऑफ पेपर, रिटन, इसे इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जैसे आप किसी को कोई बिजनेस लेटर लिखते हैं, आपने कम्युनिकेशन BWCS में लेटर राइटिंग सीखी होगी, तो जो आप पेज के ऊपर लेटर लिखते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह से रिटन पीस ऑफ पेपर। लेकिन हम इस चैप्टर में उन लेटर राइटिंग को थोड़ा पढ़ेंगे, हम इसमें ऐसे पीस ऑफ पेपर को पढ़ेंगे जो अगर आपके पास है वो पीस ऑफ पेपर, आपके पास राइट टू रिसीव मनी है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा? पीस ऑफ पेपर ही, लेकिन कैसा पीस ऑफ पेपर जो अगर आपके पास है तो आपके पास राइट टू रिसीव मनी है, आप किसी ना किसी पर्सन से पैसे वसूल कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की बेस पे। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट की बेस पे किसी ना किसी पर्सन से पैसे वसूल कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे इसकी क्लासिक एग्जांपल है चेक। अगर आपके पास एक चेक है, क्या वो रिटर्न पीस ऑफ पेपर होता है? बिल्कुल वो रिटर्न पीस ऑफ पेपर होता है। क्या उस चेक की बेस पे आपके पास राइट टू रिसीव मनी है कि आप किसी ना किसी पर्सन से पैसे वसूल कर सकते हैं? तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब किस पर्सन से पैसे वसूल कर सकते हैं? वो जिसका चेक है, जिसने उसके ऊपर साइन किए हैं, आप उससे पैसे वसूल कर सकते हैं। तो चेक एक इंस्ट्रूमेंट है। एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? एग्री करते हैं। चलिए, इसके बाद फिर मजीद आगे चलते हैं। निगोशिएबल, दूसरा लफ्ज क्या है? निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब क्या है? जो निगोशिएट किया जा सके। निगोशिएट यहाँ पे किसी, एक होता है निगोशिएशन, डिस्कशन, आर्गुमेंट्स। जैसे हम कोई चीज़ बाय करते हुए निगोशिएशन करते हैं, यहाँ पे निगोशिएशन का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे निगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल का मतलब क्या है?
ट्रांसफरेबल। और ये लफ्ज समझना ही आपके लिए, अगर आपने ट्रांसफरेबल का ट्रू मीनिंग समझ लिया, 50% निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने समझ लिया, कंसेप्चुअली समझ लिया। क्योंकि जो उसके 50% कंसेप्ट्स हैं वो निगोशिएबल लफ्ज के गिर्द घूमते हैं। निगोशिएबल का मतलब क्या है? ट्रांसफरेबल, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, इसको अभी तक की आपकी जो अकाउंटिंग की नॉलेज है उसकी बेस पे आप यूं समझते हैं जैसे मूवेबल। मूवेबल भाई, ये मेरे पास मार्कर है, ये मैंने इनको ट्रांसफर कर दिया, ये आम जुबान में आप बोलेंगे ये सर ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन अगर लॉ की जुबान में बोलेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये निगोशिएट हुआ है। तो निगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल। तो अब दोनों को मिलाते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऐसा रिटन पीस ऑफ पेपर जिस पे आपके पास राइट टू रिसीव मनी है। ऐसा पीस ऑफ पेपर राइट टू रिसीव मनी है। इंस्ट्रूमेंट की कंप्लीट डेफिनेशन में राइट टू रिसीव मनी भी शामिल है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी पीस ऑफ पेपर हैं वो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट तो आप उनको कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में वो नहीं आते। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में कौन से आएंगे? ऐसे रिटन पीस ऑफ पेपर जिन पे आपके पास राइट टू रिसीव मनी है और वो ट्रांसफरेबल भी हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसकी क्लासिक एग्जांपल क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्लासिक एग्जांपल क्या है? चेक्स। और भी एग्जांपल्स है, लेकिन समझने के लिए चेक, जरा चेक पे इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं क्या है। वो कहता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है? इसका मतलब है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रिटन होना जरूरी है। जो चीज रिटन नहीं है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं अगर इन भाईजान के साथ वादा करता हूं ज़बानी कलामी कि मैं आपको अगले हफ्ते 10,000 रुपया दूंगा, अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ इसको कंपेयर कीजिए। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ क्या मेरी इस स्टेटमेंट की बेस पे, यहाँ पे गवाह भी मौजूद हैं, मेरी इस स्टेटमेंट की बेस पे इनका राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश हो जाता है कि नहीं? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में राइट टू रिसीव मनी हो जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मेरे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, सर आपने वादा किया था। लेकिन क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, इस पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अप्लाई होगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए एक स्पेशल टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो ये क्यों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है? राइट टू रिसीव, सिंपल आर्गुमेंट, रिटर्न नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न होना लाजमी है। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? क्या इंफॉर्मेशन शेयर होती है इसकी बेस पे? नहीं। गिविंग राइट टू रिसीव सर्टन मनी, राइट टू रिसीव सर्टन मनी। ठीक है, यानी जिसकी बेस पे एक पर्सन के पास राइट आ जाता है कि वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी को रिसीव कर सकता है। यहां पे सर्टन से मुराद एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, सर्टन अमाउंट ऑफ मनी यानी पैसे वसूल कर सकता है। अब अगली एग्जांपल सुनिए। अगर मैं इनको ये कहता हूं कि मैं आपको एक रीजनेबल अमाउंट, ऐसी अमाउंट जिनसे आपका एक महीने का गुजारा अच्छे तरीके से हो सके, अगले महीने आपको वो पैसे अदा करूंगा, रिटर्न फॉर्म में लिख के दिया आपकी बार, रिटर्न फॉर्म में, क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? क्यों नहीं है? मनी सर्टन नहीं है, मनी सर्टन नहीं है। तो उसका मतलब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होगा जो रिटर्न भी होगा और इसमें राइट टू रिसीव मनी क्रिएट होता है जो कि
सर्टन होगा। अगर सर्टन नहीं है तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तीसरी एग्जांपल, मनी, मनी ओनली, यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो आप चीज रिसीव कर सकते हैं या दूसरी पार्टी ने पे करनी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे हैं। अगर फर्ज कीजिए मैं इनको ये कहता हूं कि मैं अगले महीने आपको आईफोन 14 दूंगा, डिलीवर करूंगा, लिख के दे दूं, क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? देखिए, लिख के दे दिया, राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया, है भी रिटर्न, राइट टू रिसीव भी एस्टेब्लिश हो गया, है भी सर्टन। क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली नहीं है। ये आप इसको कॉन्ट्रैक्ट तो कह सकते हैं हुआ, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो कह सकते हैं कि हुआ, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। चेक ले जाए जरा बैंक के पास, उसे कहे भाईजान इसके बदले में मुझे कोई फर्नीचर दे दीजिए, इसके बदले में मुझे एसी दे दीजिए, ये चेक है, इसके बदले में आइसक्रीम दे दीजिए मुझे। बैंक क्या करेगा? बैंक आपको कहेगा नहीं भाई, हम सिर्फ एक ही चीज इसके बदले में दे सकते हैं आपको, क्या? पैसे, सिर्फ और सिर्फ पैसे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? याद रखिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट गिविंग राइट टू रिसीव सर्टन मनी ओनली। ठीक है, इसमें हमने रिटर्न को भी एक्सप्लेन कर दिया, सर्टन को भी एक्सप्लेन कर दिया, मनी ओनली को भी एक्सप्लेन कर दिया। बताइए इन अल्फाज के साथ कंफर्टेबल हैं? कोई प्रॉब्लम है? चेक पॉइंट, कोई प्रॉब्लम है पूछ ले, वरना आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, कहता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें दो खास तौर पे चीजें सुन लें। ये क्या है? ट्रांसफरेबल। ठीक है, ट्रांसफरेबल है। तो निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल, कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल मतलब निगोशिएबल, निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। जैसे कुछ अल्फाज होते हैं ना, कुछ प्रोफेशन में ज़्यादा यूज़ होते हैं। भाई परचेज, गुड्स परचेज में और गुड्स बाउट में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट के मुंह से हमेशा जब भी लफ्ज़ निकलेगा गुड परचेज का निकलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ अल्फाज प्रोफेशन का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब उनका वही होता है। तो निगोशिएबल का मतलब एग्जैक्टली ट्रांसफरेबल ही है, लेकिन चूंकि वो लॉ में हिस्सा बन चुके हैं हमारा, तो हम प्रेफर करते हैं निगोशिएबल को। बज़ाहिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा शुरू में निगोशिएबल का लफ्ज़, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल पढ़ेंगे, सुनेंगे, लगेगा बड़ा मुश्किल टॉपिक है। ट्रांसफरेबल के साथ पढ़ेंगे, समझेगा बहुत आसान है, एक बंदे को दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दें, ये ट्रांसफरेबल हो गया। ठीक है जी, ये लीजिए ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल वापस कर दें, ट्रांसफरेबल। आइंदा हमने इसको ट्रांसफरेबल नहीं बोलना, निगोशिएबल बोलना। चलेगा? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुश्किल तो नहीं? यही काम अगर मैं कहूँ मैंने ट्रांसफर कर दिया तो आप कहें सर ये आसान है, और अब मैं कहूँ निगोशिएट कर दिया तो आप कहें मुश्किल है। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। अब निगोशिएट भी आप कहेंगे आसान है, ट्रांसफर भी कहेंगे आसान है, तो निगोशिएबल। तो बताइए क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? तो हो सकता है, इसीलिए तो उसका नाम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पड़ा। भाई जो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट ही नहीं हो सकता वो निगोशिएबल ही नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट नहीं हो सकता वो निगोशिएबल ही नहीं है, और जो निगोशिएट हो सकता है वही निगोशिएबल है। ठीक है, निगोशिएबल का मतलब क्या? ट्रांसफरेबल। निगोशिएशन का मतलब क्या? ट्रांसफर, एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना। क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, ये तो हमें पता है, ये तो उसके नाम में लिखा हुआ है। अहम सवाल ये नहीं है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं,
अहम सवाल ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, चीजें नहीं। चीजें होते हैं तो हम कहते हैं मूवेबल इमूवेबल, एसेट स्टॉक मूवेबल, बिल्डिंग इमूवेबल, वहां पे भी ये कंसेप्ट, लेकिन वो पीस ऑफ पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, राइट टू रिसीव मनी। हमने एग्जांपल ली चेक की, ठीक है। आप में से प्रोबेबली अक्सर स्टूडेंट्स ने चेक देखा होगा। भाई किसी के पास वैसे इस वक्त चेक पड़ा हुआ, कोई खाली चेक इस वक्त? अक्सर क्लास में कोई ना कोई निकल। चलिए फिर आपको अगले लेक्चर में कभी चेक दिखा देंगे। वैसे उम्मीद है आपने चेक देखा तो होगा, नहीं तो आज जैसे ही क्लास फ्री होती है गूगल पे सर्च कीजिएगा स्पेसिमन ऑफ चेक, स्पेसिमन। बल्कि एक चेक शायद हमने इधर किताब में कॉपी भी किया होगा, कहीं पे मुझे याद आया कॉपी भी किया था आगे वाले चैप्टर में। हाँ हाँ जी, पेज 243। सुभान अल्लाह। ने देखा मैं कहा करता था ना, चेक किसी ना किसी की जेब से निकला था। ये चेक है, वैसे हमें पेज पे भी मिल गया, ये आप देखिए। हाँ जी बिल्कुल, और ये अच्छा पेज 243, पेज 243 इसमें देखिए आपको एक चेक नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है। अलाइड बैंक का चेक है, पे लिखा हुआ है, पे के आगे उस पार्टी का नाम। अच्छा आगे उसने कुछ क्रॉस किया हुआ है। ये जो क्रॉस किया हुआ है ना, असल में ये आज के लेक्चर के लिहाज से अहम लफ्ज है। ये क्रॉस किया, ये लिखा होता है बेरर, बेरर, पे डैश आर बेरर, ठीक है। ये जरा मैं आपके सामने फॉर्मेट रख रहा हूं, आप ये देख लीजिए, ठीक है। इसके आगे लिखा है पे स्कोर आर बेरर, बेरर। आपने कभी पढ़ा चेक के ऊपर ये लफ्ज? ये हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको जरा फोकस करके दिखा दें, ये उनको पता चल जाए। ये भाई का नाम जरा हाइड कर देते हैं भाई, ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे उंगली रख के, ठीक है। जरा कैमरा के करीब ले जाएं, कैमरा के करीब ले जाएं। भाई का नाम और अकाउंट नंबर नहीं मेंशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। भाई इजाज़त है, इजाज़त है, हाँ इजाज़त है, हाँ जी, हाँ हाइड कर लीजिएगा बस ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है जी। इसके ऊपर लिखा हुआ है बेयरर, ठीक है। आगे चलते हैं, बस ठीक है, वापस आ जाएं। सिर्फ आपको बताना था कि ये एक एग्जांपल लीजिए भाई, शुक्रिया के साथ आपका चेक क्लास के कंसेप्ट समझने के काम आ गया, जज़ाकल्लाह। तो निगोशिएट ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है। मेरे पास चेक है और अगर उसके ऊपर नाम, आपने भी देखा चेक के ऊपर नाम लिखा भी हो सकता है। नाम लिखे होने का मतलब क्या है कि अब इस चेक की पेमेंट इसी पर्सन को होगी। जैसे हमारे इधर ये एबीआई का चेक है, तो यहां पे जो पे के आगे लिखा है रॉय, आगे कुछ और लिखा हुआ जो भी उसका नाम होगा, रॉय। इसका मतलब यह है ये चेक अब किसको पे होना है? रॉय को। आगे आर बेरर काट दिया है। अगर बेरर का लफ्ज होता, इसका मतलब क्या होता? पे करो, किसको करो? बेरर, मतलब जिसके पास भी चेक है। पे रॉय में और पे बेरर में फर्क है। पे रॉय का मतलब क्या है कि जिस बंदे ने ये चेक लिखा है ना, जिसकी चेक बुक थी, जिस बंदे ने ये चेक लिखा है, ठीक है, उसने रॉय को कहा, रॉय भाई आपके नाम का चेक लिख रहा हूं, ये चेक लीजिए, मेरा अलाइड बैंक में अकाउंट है, उधर पहुंच जाइए, ये चेक उनको दे दीजिएगा। अलाइड बैंक में जब ये चेक दिया जाएगा, अलाइड बैंक वाला इस चेक को देखेगा और कहेगा, देखेगा इसमें क्या लिखा हुआ है? पे रॉय। वो उस भाई से पूछेगा आपका नाम क्या है? वो भाई कहेंगे रॉय। वो कहेगा बैंक, ये लो पैसे। और अगर वो कहेगा मेरा नाम है जेम्स, तो क्या अलाइड बैंक वाला उसको पेमेंट कर देगा? नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नाम उसका लिखा और आएगा तो जेम्स को पेमेंट कैसे हो सकती है? लेकिन एज्यूम कीजिए, अब एज्यूम कीजिए अगर इस चेक के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि चेक लिखा हुआ है पे डैश और बेयरर, आर बेयरर चेक के ऊपर लिखा होता है, उसने काटा हुआ है, लेकिन मैंने अभी चेक आपको हल्का सा दिखाया, घर जाके देख लीजिएगा, नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, उसके ऊपर लिखा होता है बेयरर, बेयरर, ठीक है। अगर लिखा हुआ है पे बेयरर, नजर आ रहा है? आप थोड़ा बायोनिक आइज के जरिए से देखिएगा, आपको क्रॉस के नीचे लिखा हुआ नजर आ जाएगा बेयरर, BEAR, और बेयरर, बिल्कुल ठीक, और बेयरर। अब इसका मतलब बेयरर कहते हैं होल्डर को। बेयरर किसको कहते हैं? गौर से सुनिएगा, वापिस आ जाएं। बेयरर किसको कहते हैं? होल्डर को। होल्डर का मतलब है जिसके पास ये चेक मौजूद है। अगर इस चेक के ऊपर हम बेयरर को काट के किसी का नाम लिख दें तो फिर सिर्फ जिसका नाम लिखा है वो ही इस चेक की अमाउंट वसूल कर सकता है। और अगर हम बेयरर को ही रहने दें, किसी का नाम ना लिखें और बेयरर को ही लिखा रहने दें, इसका मतलब है अब इस चेक की पेमेंट कोई भी वसूल कर सकता है। यानी मेरे पास चेक है, बेयरर चेक है, कौन सा चेक है? बेयरर चेक है, मैंने इन भाई को दिया, अब बैंक से पेमेंट कौन ले सकता है? ये भाई। इन भाई ने ये तीसरे भाई को दिया, पेमेंट कौन ले सकता है? तीसरा भाई। तीसरे भाई ने चौथे भाई को दिया, पेमेंट कौन ले सकता है? जैसे जैसे चेक डिलीवर हो रहा है एक हाथ से दूसरे हाथ, वो निगोशिएट होता जा रहा है। निगोशिएट का मतलब राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर होता जा रहा है। निगोशिएट का मतलब राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर होता जा रहा है। तो ये जो फिजिकली डिलीवर करना है, ये जो फिजिकली डिलीवर, ये है निगोशिएशन। भैया एक दफा फिर चेक, आपका चेक आज हमारे बड़े काम आ रहा है, ठीक है? नहीं कोई नहीं, रखना नहीं। देखें, ये है, फर्ज कीजिए इनका चेक है बेयरर, क्योंकि इस चेक के ऊपर उन्होंने बेयरर का लफ्ज़ नहीं काटा, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। इन्होंने इसके ऊपर ना ये नहीं ये साइन कर दें, वैसे ही साइन कर दें, हाइपोथेटिकली साइन कर दें, ये साइन कर दिए इन्होंने, यहाँ लिख दें 10,000, आज की डेट भी डाल दें। यहाँ पे लिखा हुआ है पे डैश आर बेयरर, इसको ऐसा ही रहने दें, पे डैश आर बेयरर, इसको ऐसा ही रहने दें। मेरे पास चेक आ गया, क्या 10,000 रुपया मैं वसूल कर सकता हूँ? ये है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब मुझे सोच के बताइएगा, ये मैंने फिजिकली इन पार्टी को पेमेंट करनी थी, ए भाईजान ये चेक ले लीजिए, अब मेरी बजाय आपने पेमेंट ले लेनी है बैंक से। अब क्या इनके पास राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर हो गया? अब मेरी बजाय अगर ये बैंक में जाते हैं तो पेमेंट ले सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया? निगोशिएट किया। मैंने चेक को क्या किया? निगोशिएट किया। चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको निगोशिएट किया, ठीक है? और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से आज तक दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ये आसानी के साथ एक को दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए कैश के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड में क्यों यूज होता है? भाई जब कैश मौजूद है, थोड़ा सा सोचें जरा, जब करेंसी नोट मौजूद हैं तो फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ईजाद करने की जरूरत क्या थी? ये उनके ही जैसे निगोशिएबल हैं, वो भी तो ट्रांसफरेबल हैं, उनके जैसे ही निगोशिएबल हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सिक्योर हैं। सिक्योर हैं। कैसे सिक्योर है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि सिक्योर है। अगर फर्ज कीजिए चेक गुम जाए, मुझे पता चल गया चेक गुम हो गया, फौरन बैंक को पेमेंट करूंगा, फौरन बैंक को फोन करूंगा, बैंक को पेमेंट रोक दे भैया, पेमेंट रोक दे। तो चलने में उतने ही तेज जितने करेंसी, लेकिन करेंसी नोट की निस्बत ज्यादा सिक्योर। ये निगोशिएबल हो गया। ये मैंने इनको इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया, चेक डिलीवर किया, निगोशिएशन हो गई। लेकिन याद रखें, हर इंस्ट्रूमेंट जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, निगोशिएशन के दो तरीके होते हैं। निगोशिएशन कहते किसको हैं? इंस्ट्रूमेंट का एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाना, इसे कहते हैं निगोशिएशन।
ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। निगोशिएशन के दो तरीके हैं, एक है सिर्फ डिलीवरी के जरिए से, एक है सिर्फ डिलीवरी के जरिए से, और दूसरा है इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। एक है सिर्फ डिलीवरी, दूसरा क्या है, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। भाई ये क्या है, फर्ज कीजिए सिचुएशन को चेंज करते हैं। भाईजान आपने चेक लिखा है, जरा एग्जाम्पल अब गौर से सुनिए, अभी तक की बातें समझ आ रही हैं, अटेंटिव हो गए। चेक लिखा, इसके ऊपर लिखा हुआ था पे डैश आर बेरर, ठीक है, पे डैश आर बेरर। बेरर को काट के मेरा नाम लिख दीजिए, लिखे लिखे, मेरा नाम लिख दिया, बेरर को भी काटे, बेरर को नहीं काटा आपने, बट ठीक है। अब बेरर को, अब ये इंस्ट्रूमेंट, अब जरा गौर से सुनिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट इसको कहते हैं अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेयर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि कोई भी कैश कर सके, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो वही कैश कर सके जिसका नाम लिखा हुआ है, स्पेसिफिक पर्सन। शाबाश। बेयर इंस्ट्रूमेंट कैन बी कलेक्टेड बाय एनी पर्सन और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी कलेक्टेड बाय स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन, भाई जिसका नाम लिखा हुआ है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन, जिसका नाम लिखा हुआ है। तो इंस्ट्रूमेंट की एक टाइप होती है बेयरर इंस्ट्रूमेंट, एक टाइप होती है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। समझ आ रही, बेयरर इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी कलेक्ट कर सकता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो स्पेसिफाइड पर्सन ही कलेक्ट कर सकता है। अब मेरा पहला सवाल गौर से सुनिएगा, अब कंसेप्ट बता दिया, सवाल पूछने की बारी आ गई। क्या बेयरर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? कैसे? सिर्फ डिलीवरी कर दो, सिर्फ डिलीवरी कर दो, ये निगोशिएट हो गया। आगे निगोशिएट करो, इसको निगोशिएट करें। भाई सीरियस मैन को निगोशिएट, तू पहले उधर करना भाई, भाई कर भाई ले ले, मेहरबानी, पैसे हैं, राइट उसे। अब ये वापस, अरे ये क्या होगा, घूम फिर के मेरे पास वापस आ गया। अजीब, दुनिया गोल है, आज साबित हो गया। तो घूम फिर के चीजें वही आ सकती हैं जहां से चली थी। बहरहाल चले, अब वापस आए थे। अच्छा ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ये है, निगोशिएट हो गया। कैसे निगोशिएट होता गया? सिर्फ ए से बी, बी से सी, सी से डी के पास पहुंचा, सिर्फ डिलीवरी हुई। बेयर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डिलीवरी से निगोशिएट हो जाता है, एग्रीड। अब इसको चेंज करके, अब देखें, अब इन्होंने मेरा नाम लिख दिया, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है आसिफ। अब मुझे बताए, और बेरर का लफ्ज काट दिया, ये नोट कीजिए, बेरर का लफ्ज काट दिया और नाम लिख दिया। अब इसको मैं कलेक्ट कर सकता हूं बैंक के पास जाके। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं क्या है? बेरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं क्या? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मैं बैंक के पास जाऊं, कलेक्ट कर सकता हूं। मैंने ये बिलाल भाई को दे दिया, क्या बिलाल भाई जाके अब राइट टू रिसीव मनी इनका एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं? पक्की बात है, बैंक के पास जाएंगे, बैंक को पेमेंट तो नहीं करेगा। इससे मुझे ये कानूनी नुक्ता समझ आया कि बेयर इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ डिलीवरी से निगोशिएट हो सकता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जस्ट डिलीवरी से निगोशिएट नहीं होगा। सिर्फ डिलीवरी से इनके पास राइट टू रिसीव मनी नहीं आएगा। कुछ यहां पे रुक जाए, क्या इसका ये मतलब है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कभी निगोशिएट हो ही नहीं सकता? नहीं हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, ये मैं अब थोड़ा सा आपके सामने इसकी मिसाल रखना चाह रहा हूं। कैसे हो सकता है? फर्ज कीजिए कि ये एक रफ सा चेक है, इसको आपने समझना चेक ही है। इधर डेट है, इधर सिग्नेचर है, इधर टाइटल, नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है UBL ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे लिखा हुआ है पे, आगे खाली जगह, और बेयर, नीचे लिखी हुई है अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक डब्बा बना होता है जिसमें नंबर, इधर नंबर में 10,000, इधर अमाउंट में 10,000, इधर साइन अकाउंट होल्डर ने उनके,
उन्हें बिलाल भाई, बिलाल भाई, मेरा नाम तो लिखा होगा इधर ऊपर, ऊपर पे आसिफ। इसका मतलब क्या हुआ, बिलाल भाई ने चेक इशू किया है, किसको दे दिया, आसिफ को। अच्छा, इस चेक पे कितनी पार्टीज हैं, खा गए मार, 3 पार्टीज हैं, बिलाल, आसिफ, यूबीएल। यूबीएल भी एक पार्टी है, ये आएगी बाद में, अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, लेकिन ये भी एक पार्टी है इस चेक के ऊपर। 3 पार्टीज हैं चेक में, कितनी पार्टीज होती है, 3 पार्टी, चेक में कितनी पार्टीज, 3। अच्छा अब सुने, अब इन्होंने मेरा नाम लिखा और बेरर का लफ्ज काट दिया। जब तक बेरर का लफ्ज चेक पे था ये बेरर इंस्ट्रूमेंट था, अब बेरर का लफ्ज काट के मेरा नाम लिख दिया, क्या हो गया, ऑर्डर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन कलेक्ट कर सकता है, जिसका नाम स्पेसिफाइड है आसिफ। क्वेश्चन, क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है, यस। कैसे हो सकता है ये जरा सुनिएगा, ऐसा सुनिएगा। ये मेरे पास चेक है, मैंने क्या किया, साथ सलमान भाई बैठे हुए हैं, मैंने क्या किया, इसके ऊपर इस नाम को नहीं काटना, क्योंकि इसको कटिंग करेंगे ना वो अल्टरेशन वाली बात बन जाती है। क्या अल्टरेशन की गई है, इस पुराने नाम को उधर ही रहने देना। इसके साथ मैंने लिखा सलमान और कर दिए अपने साइन। अब चेक मैंने दे दिया सलमान को। लॉ ये कहता है जब आपने ये काम किया तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि जिसके नाम का जिस चेक था, जिसका राइट टू रिसीव मनी था, उसने अपना राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर कर दिया किसको, सलमान का नाम लिखा हुआ ये साबित करता है कि सलमान को भी ये राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर हो चुका है। और किसने ट्रांसफर किया है, आसिफ। यहां पे साइन किसके होंगे, सलमान के या आसिफ के, बात समझ आ रही है। अब ये चेक ये किसको ट्रांसफर हो चुका है, सलमान को। इस साइन करने को कहते हैं एंडोर्समेंट। इनको क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। ठीक है, फिर से वापस आए। इंस्ट्रूमेंट की 2 टाइप्स है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, बेरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर किसी को भी पेएबल है, ऑर्डर स्पेसिफाइड पर्सन को पेएबल है। क्या इनकी निगोशिएशन हो सकती है, दोनों की निगोशिएशन हो सकती है। भाई बेरर की निगोशिएशन कैसे होगी, सिर्फ डिलीवरी से, जिसको इंस्ट्रूमेंट देते जाए उसको राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर होता गया। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन हो सकती है, यस। कैसे, सिर्फ डिलीवरी से नहीं, डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट से। ठीक है, इंडोर्समेंट का मतलब क्या, साइन करना, डिलीवरी का मतलब क्या, हैंड ओवर करना। दोनों चीजें होंगी तो फिर निगोशिएशन होगी। बात समझ आ रही है, कुछ कुछ टेक्निकल कंसेप्ट ऐड होते जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ एक कंसेप्ट था, निगोशिएशन क्या होती है। आपने कहा निगोशिएशन का मतलब ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फिर टेक्निकल टर्म्स 2 आई, बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, वो भी आपने समझ ली। बेरर का मतलब जो कोई भी कैश करवा सके, ऑर्डर का मतलब अगर किसी का नाम स्पेसिफाइड ऊपर हो, लिखा हो। फिर आगे आए कि निगोशिएशन का तरीकाकार क्या है, तो इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट है बेरर तो निगोशिएशन सिर्फ डिलीवरी से हो जाएगी, और अगर इंस्ट्रूमेंट है ऑर्डर तो निगोशिएशन होगी इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट नहीं बोलना, तरतीब लॉजिकल अरेंजमेंट है। भाई पहले इंडोर्समेंट होगी फिर डिलीवरी होगी ना। भाई एक लीगल केस आपसे पूछूं, एक आदमी ने दूसरे पर्सन को पेमेंट करनी थी, उसके पास एक चेक था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। उसने दूसरे बंदे का नाम लिख दिया, अपने साइन कर दिए और कहने लगा सुबह इसको दे दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। रात को उसकी डेथ हो गई। सुबह को जब उसके कफन दफन का इंतजाम करने लगे तो उसकी जेब से ये चेक निकला।
चेक था किसी शबीर भाई का, तो जो वाली वारसान थे जिसको चेक मिला उसने शबीर को दे दिया कि सर ये आपके नाम का चेक था, लीजिए। क्या अब वो सोच के बताइएगा, क्या निगोशिएशन हुई कि नहीं हुई? निगोशिएशन हुई कि नहीं हुई? निगोशिएशन नहीं हुई। लॉ ने कहा इसमें साइन हो गए, एंडोर्समेंट हो गई, साइन हो गए, डिलीवरी नहीं हुई। क्यों डिलीवरी नहीं हुई? क्योंकि जिसने डिलीवरी करनी थी उसने नहीं। डिलीवरी वॉलंटरी होना जरूरी है। ये भाईजान मेरे साथ अगर एग्रीमेंट करे कैलकुलेटर बेचने का, और कोई थर्ड पर्सन जो इनका एजेंट नहीं है, थर्ड पर्सन मुझे इनकी चीज लाके दे दे, क्या ये समझा जाएगा इनकी तरफ से आई है? अगर इनका एजेंट नहीं है, इनकी अथॉरिटी से नहीं, तो वो नहीं समझा जाता डिलीवरी उसकी तरफ से हुई है। डिलीवरी खुद करना जरूरी है या एजेंट को करना जरूरी है? यानी खुद कर लो या एजेंट कर। अब जाहिर है वो मर गया, एजेंट वाला तो काम खत्म हो गया ना, वो तो वैसे भी उसका एजेंट नहीं, कोई रिश्तेदार था, कोई दूर पार का जो भी बंदा था। तो इसीलिए याद रखिए लीगली, या यूं कह लीजिए इस केस स्टडी अगर कम्प्लेक्स हो गई, इसको थोड़ा सा आसान कर दें। उसकी डेथ हो गई, अब चेक पड़ा उसकी जेब में है, क्या इसमें निगोशिएशन हो गई? नहीं। क्यों नहीं? एंडोर्समेंट हो गई, डिलीवरी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ बेयरर इंस्ट्रूमेंट के लिए डिलीवरी जरूरी है और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों जरूरी है। भाई यहां तक क्लियर है? भाई समझ आ रही है? कंसेप्ट को आगे लेके चले। वाली वारसान वो कंसेप्ट दूसरा निकल जाएगा। मैं आपको इनहेरिटेंस लॉ की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्टिव लेके जाना। मैंने सिर्फ इतनी दरखास्त की केस स्टडी को सिंपल कर दें। सिंपल क्या कर दें? उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, सब ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, सारे रिश्तेदार निकल गए दाएं बाएं। उन्होंने कहा नहीं, इसकी जेब में निगोशिएबल एक चेक पड़ा हुआ है, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। कोई नहीं आया उसके पास। अब बताइए क्या निगोशिएशन हो गई? फोकस निगोशिएशन के ऊपर करना है। वाली वारसा में निगोशिएशन हुई नहीं? क्यों नहीं हुई? भाई साइन तो कर दिया उसने, नाम तो लिख दिया, नहीं हुई। यही फर्क है, यही फर्क है बेयरर इंस्ट्रूमेंट में और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। बेयरर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? सिर्फ डिलीवरी से बेयरर की। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। अच्छा, अब मैंने बोलना है बेयरर, आपने बोलना है डिलीवरी। मैंने है ऑर्डर, आपने बोलना है एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ठीक है जी? बेयरर, बेयरर, ऑर्डर, ऑर्डर, बेयरर, ऑर्डर, डिलीवरी। भाई आई क्या दोनों तरह से पूछ सकता है सवाल, मैं क्या करूं? डिलीवरी, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, एंडोर्समेंट बट नो डिलीवरी। है ही नहीं निगोशिएशन, है ही नहीं। चलिए 12, ठीक है, पक्का हो गया, पक्का हो गया। आगे चलते हैं। ये आपको समझ आ गया ना कि दो। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट। वो कहता है करेंसी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में 3 चीजें शामिल हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में 3 चीजें शामिल है: चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। कोई आपसे पूछे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एग्जाम्पल्स बताइए, आपने कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 चीजों का नाम है। किस किस का नाम है? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। हम चूंकि चेक के साथ फेमिलियर हैं तो इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल से आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को डिस्कस अभी नहीं कर रहा। ठीक है, यहां तक चेक पॉइंट। रुक के मुझे बताइए क्या सारे कंसेप्ट समझ आ गए? फिर इसके बाद कहता है 2 मजीद चीजें हैं, 2 मजीद चीजें हैं, करेंसी और शेयर्स। इनमें ये भी रिटर्न होते हैं, ये भी जिनके पास है उनके पास राइट टू रिसीव मनी है। जिसके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं उसके पास डिविडेंड राइट वसूल करने का राइट है। जिसके पास करेंसी नोट है उसके पास भी राइट टू रिसीव मनी है। लेकिन ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। हालांकि डेफिनेशन पूरी उतरती है इन पे,
लेकिन ये उस लॉ में नहीं आते। किसी की जेब में 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट हो, जरा निकाल ले, जिसकी जेब में जो है निकाल ले, सब निकाल लें। हाँ जी, इसके ऊपर पढ़िए, आपको एक लाइन लिखी नजर आएगी, बैंक दौलत पाकिस्तान, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तर्जमा है। नहीं देना नहीं, अपने पास रखे। इसमें लिखे आपको हर नोट के ऊपर लाइन, बैंक दौलत पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 500 रुपया सर्टन मनी हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। असल में ये 500 रुपया नहीं है लीगली, ये तो नोट है। ये क्या, इस नोट के ऊपर लिखा क्या हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हामिले हाजा किसको कहते हैं? होल्डर को, बेरर को, जिसके पास ये पीस ऑफ पेपर है, जिसके पास ये पीस ऑफ पेपर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको कितने पैसे अदा करेगा? 500 रुपया। आज से पहले हमने सिर्फ 500 रुपया पढ़ते थे, ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ते थे, अमूमी तौर पे, या पढ़ा भी हो इग्नोर कर देते थे। तो इसका मतलब क्या, हामिले हाजा को मुतालबा पर। अब देखिए, जो हामिले हाजा मतलब किसी के पास भी है, नाम तो नहीं लिखा हुआ, बताइए ये क्या ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को? बिल्कुल है, जिसके पास है वो उसके खर्च कर सकता है। अच्छा, ये तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? बेरर के ऑर्डर, बेरर हुआ, ठीक है। लेकिन उसने क्लियरली इसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल से एक्सक्लूड कर दिया है। करेंसी नोट और शेयर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्लियर जी? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स है, इन टर्म्स को समझ ले। प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे चंदा, यकीन कर, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ ले मेरा भाई, है? नहीं, हमारी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, मैं भी उसे कुछ कह रहा हूँ, वो भी मुझे कुछ कह रहा है, फिर मैं भी उसे कुछ कह रहा हूँ, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। कुछ यहाँ पे रुक के चेक पॉइंट, मुझे बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी तक की क्विक रिवीजन कर देता हूँ। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? रिटन पीस ऑफ पेपर जिसके पे राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स 3 दी हैं उसने, एग्जाम्पल्स 3 दी हैं, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिजर। हम चेक की एग्जांपल लेके स्टार्ट करें, कंसेप्ट सब पे अप्लाई होते हैं, सब पे सेम कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। एग्जांपल चेक की लेके वो देखा हुआ है हमने। जो और मजीद इसको डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो कोई भी कलेक्ट कर सकता है, कोई भी रिसीव कर सकता है उसके ऊपर पैसे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन ही पैसे वसूल कर सकता है और स्पेसिफाइड पर्सन का उसके ऊपर नाम लिखा होता है। क्वेश्चन ये है कि इंस्ट्रूमेंट बेरर हो या ऑर्डर हो, क्या इसकी निगोशिएशन हो सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल, जाहिर है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन हो सकती है। भाई निगोशिएशन कैसे हो सकती है? बेरर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन का तरीकाकार डिफरेंट है, ऑर्डर का तरीकाकार डिफरेंट है। बेरर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन करनी है, सिर्फ डिलीवर कर दें वन पर्सन से अनदर पर्सन को। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन करनी है, आपको साइन भी करने पड़ेंगे और डिलीवर भी करना पड़ेगा, इंडोर्समेंट प्लस साइन। बेरर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन इज इक्वल टू डिलीवरी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन इज इक्वल टू इंडोर्समेंट प्लस साइन। यहां से आगे चलते हैं। क्या ये अब ये सलमान के पास राइट टू रिसीव मनी है, सलमान आगे फर्दर किसी को निगोशिएट करना चाहे, कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। सलमान ने अब आगे असद को निगोशिएट करना है, सलमान क्या करे? सलमान यहां पे नाम लिखे, किसका नाम लिखा जाएगा? असद का, लेकिन आगे साइन कौन करेगा? सलमान। सलमान निगोशिएट कर रहा है असद को। असद ने आगे बिलाल को निगोशिएट करना है, क्या करेगा?
बिलाल का नाम कर लिखेगा, साइन किसके होंगे? असद के। असद के। गंदा पर धंधा भी तो है, धंधे में ऐसे ही चलता है भैया, ठीक है। तो ये रूल है ना, बैंकिंग प्रैक्टिस है इसी तरीके से भाई। ये तो दूर की बात, आप चेक गंदा होने की बात कर, वो लॉ कहता है इतनी निगोशिएशन हो, चेक भर जाए, चेक के पीछे देखे उधर जगह खाली है, उधर शुरू हो जाए। अब अगली बात पूछे, उधर लिखने की ना सिर्फ इजाजत है बल्कि बाकायदा जगह बनी होती है और लिखा होता है। मैं आपको अभी बता देता हूं, अभी दिखा देता हूं, अभी ये देख लें। हाँ जी, ये जरा थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ के बताइए। ये बैक साइड है, बैक साइड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चेक के पीछे? इंडोर्समेंट। बस इतना, इंडोर्समेंट। तो इसका मतलब है ये जगह उन्होंने इंडोर्समेंट के लिए रखी है। और किस लिए रखी है ये जगह? किस लिए रखी है? देख लें गवाही, तीन बंदों की गवाही हो जाए। बिल्कुल सर, ये क्या लिखा हुआ है? तो इसका मतलब है इंडोर्समेंट हो सकती है, फेस पे भी हो सकती है, बैक पे भी हो सकती है। तसल्ली कर लें भाई, इंडोर्समेंट। ठीक है, आपके पास जो चेक है, वापिस आ जा भाईजान, आपकी फरमाइशों में लेक्चर का टाइम निकल जाता है, वापिस आ जाए कर से। अच्छा, अब सुन ले, कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, बार बार यूज होंगी, ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज डिलीवरी, बार बार टर्म यूज होगी। डिलीवरी का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, इसे क्या कहते हैं? डिलीवरी, डिलीवर करना। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये डिलीवरी जो होती है ये फर्स्ट टाइम भी हो सकती है, फर्स्ट डिलीवरी भी हो सकती है, ये सबसीक्वेंट डिलीवरी भी हो सकती है। यानी जब फर्स्ट टाइम बिलाल ने ये चेक लिख के आसिफ को दिया, हम लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट इशू किया, ये फर्स्ट डिलीवरी है। इसके लिए सिंपल डिलीवरी का वर्ड भी यूज हो सकता है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट रिटर्न का लफ्ज भी यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट इशूड का लफ्ज भी यूज होता है। ये फर्स्ट डिलीवरी है। लेकिन उसके बाद जितनी दफा ये चेक आगे चला, आसिफ ने सलमान को दिया, सलमान ने असद को दिया, असद ने बिलाल को दिया, ये जो हर दफा सबसीक्वेंट डिलीवरी होती है इसे कहते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट यानी लीगली, सुनिए, लीगली क्या कहा जाएगा? बिलाल इशूड चेक टू आसिफ, पहली दफा। बिलाल रोट चेक टू आसिफ, पहली दफा। फिर इसके बाद क्या लिखा? फिर आगे ये नहीं लिखा जाएगा आसिफ रोट चेक टू सलमान, नहीं कहा जाएगा। आसिफ इंडोर्स्ड चेक टू सलमान, सलमान इंडोर्स्ड चेक टू असद, असद इंडोर्स्ड चेक टू बिलाल। यानी फर्स्ट टाइम के लिए वर्ड रिटर्न या इशूड यूज होता है। ओरिजिनल, जब ये चेक भरा जाता है, इंस्ट्रूमेंट लिखा जाता है, जो ओरिजिनल पार्टीज होती हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी पार्टीज। प्राइमरी पार्टीज जब पहली दफा चेक लिखा जा रहा था, उसके लिए चेक रिटर्न या चेक इशूड के वर्ड होते हैं। और उसके बाद जब कभी ये चेक आगे चलेगा, निगोशिएट होगा, तो वर्ड क्या बोला जाएगा? इंडोर्स, इंडोर्स, इंडोर्स। तो बात का इंडोर्स का वर्ड आएगा, आपने उससे परेशान नहीं होना, ठीक है जी। अच्छा भाई, फर्स्ट टाइम चेक इशू हुआ, इशूड या रिटर्न, उसके बाद आगे चला, ठीक। एक होता है गुड टाइटल, एक होता है डिफेक्टिव टाइटल। जिस तरह हमने एजेंसी वाले टॉपिक में पढ़ा था ना कि विद इन अथॉरिटी और एक्सीडिंग अथॉरिटी। विद इन अथॉरिटी गुड एक्ट, एक्सीडिंग अथॉरिटी डिफेक्टिव एक्ट, बैड एक्ट, डिफेक्ट। उसी तरह जो ओनरशिप होती है ना चीजों की, वो गुड भी हो सकती है, वो बैड भी हो सकती है। एक होता है गुड टाइटल, एक होता है डिफेक्टिव टाइटल, एक होता है गुड टाइटल, डिफेक्टिव टाइटल। चेक मैंने इनके हवाले किया साइन करके, ये क्या है? गुड टाइटल, गुड टाइटल। इन्होंने चेक साइन करके आगे उनके हवाले किया, ये क्या है?
गुड टाइटल। चेक चलते चलते मेरा गिर गया, इन्होंने उठा लिया, अब बताइए इनका टाइटल गुड है या डिफेक्टिव है? डिफेक्टिव है। गुमशुदा इंस्ट्रूमेंट हो, चोरी वाला इंस्ट्रूमेंट हो, जोर जबरदस्ती करके हासिल किया गया इंस्ट्रूमेंट हो, इस पे टाइटल उस बंदे का क्या होता है? डिफेक्टिव। अगर बेरर है तो हो सकता है जाके इसके पास बैंक से पैसे ले सकता हो, अगर बेरर है तो, लेकिन हम क्या कहेंगे इसका टाइटल क्या है? डिफेक्ट। तो गुड टाइटल और डिफेक्टिव टाइटल में फर्क समझ आ गया आपको? गुड टाइटल का मतलब क्या है? कि जो ट्रू ओनर है। डिफेक्टिव टाइटल का मतलब क्या है? जो ट्रू ओनर नहीं है। भाई कुछ बात समझ आई आपको? ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, अब जरा मैं आपसे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लूं। इंडोर्समेंट कैसे होती है पता चल गया? अब सुने, इंस्ट्रूमेंट की दो टाइप्स कौन कौन सी बताइए आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की? बेरर और ऑर्डर। बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है पता है आपको? पेएबल टू बेरर हो। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? पेएबल टू ऑर्डर हो। अब जरा लाइन सुनिए और उछल पड़िए। बेरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी कन्वर्टेड टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट and order instrument can be converted to bearer instrument. Yes, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। अब कैसे? अब फर्ज कीजिए ये सारी, अब ये चेक की बैक साइड आ गई, फर्ज कीजिए। अब क्या आ गई चेक के बैक साइड पे भी इंडोर्समेंट हो सकती है ना। सलमान का नाम लिखा, आसिफ ने साइन कर दिया, इंडोर्समेंट हो गई। इसके बाद आगे सलमान ने असद को इंस्ट्रूमेंट दे दिया, सलमान ने साइन कर दिया, इंडोर्समेंट हो गई। अब ये किसके पास है? असद। अब असद भाई ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पक्की बात है ऑर्डर। अब असद ने क्या किया? असद ने यहां साइन कर दिए, नाम नहीं लिखा किसी का। अब बताइए ये क्या हुआ? बेरर कैसे हुआ? अब हाँ, ट्रैवल होता रहेगा, जिस बंदे, कोई भी बंदा अपना नाम इधर लिख लेगा, इसको हम कहते हैं, ये इंडोर्समेंट है सही, इसको कहते हैं ब्लैंक इंडोर्समेंट। ये है फुल इंडोर्समेंट। ये कौन सी है? ये कौन सी है? फुल इंडोर्समेंट। ये कौन सी है? फुल इंडोर्समेंट। ये कौन सी है? ब्लैंक इंडोर्समेंट, जिसमें नाम साइन है, नाम नहीं है। ब्लैंक इंडोर्समेंट का लीगल इफेक्ट क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट को बेरर बना देती है, ये इंस्ट्रूमेंट को बेरर बना देती है। ठीक है जी। अब बेरर इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, एक जगह पे आके इधर नाम लिख दिया गया शब्बीर। अब बताइए, बेरर इंस्ट्रूमेंट था, जब नाम लिख दिया अब क्या हो गया? तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर हो सकता है, बेरर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर हो सकता है। क्लियर होगी ये बात? ये टर्म्स आपको समझा दी, डेफिनेशन समझा दी, कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दिए कि कौन कौन से समझा दिए। इजीली ट्रांसफरेबल, ये आसानी के साथ ट्रांसफर हो सकता है। अब आप कहें सर मेरी तो गाड़ी भी ट्रांसफर हो सकती है, वो भी ट्रांसफरेबल है। वो ट्रांसफरेबल जरूर है, इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। उसके लिए आपको किसी सरकारी महकमे में जाके कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके लिए किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने, इसको क्यों कहते हैं इजीली ट्रांसफरेबल? इसको सिर्फ ट्रांसफरेबल नहीं बल्कि क्या बोला जाता है ज्यादातर? इजीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल इजीली ट्रांसफरेबल में फर्क है। आप कहें सर घर भी तो ट्रांसफर हो जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाता है, वो भी ट्रांसफर है, लेकिन इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। सरकारी महकमे में जाके कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या है? ये लो, ये निगोशिएशन हो गई, ये इसने इसको निगोशिएशन कर दी। कोई ज्यादा मसला है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, साथ में साइन कर दो। खुद बताइए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? ट्रांसफर करने के कितना टाइम चाहिए? चंद सेकंड, आधा मिनट नहीं, आधे मिनट में तो 30 इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो जाएं। ये ले पकड़, ये ले पकड़, ये भी चेक पकड़, ये भी पकड़, ये भी पकड़, ये भी पकड़, सारे निगोशिएट हो।
अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है फिर 5 सेकंड और ऐड कर लें, साइन करने में 5 सेकंड तो लगते हैं ना। इजीली ट्रांसफरेबल, एग्री करते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल है। हाँ जी। अच्छा, यहां पे इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट टाइप्स थी, मैंने आपको सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ाई जो सबसे अहम है, बेरर और ऑर्डर। समझ आ गई आपको? ये 2 आपको एक डेफिनेशन पढ़ा दी, चेक का फॉर्मेट समझा दिया। ये चेक का फॉर्मेट फ्यूचर का कंसेप्ट था लेकिन आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। स्टडी टिप पढ़ा दी, फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में से इजीली ट्रांसफरेबल पढ़ा दिया, और इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स में से, वेरियस टाइप्स में से बेरर और ऑर्डर पढ़ा दिया। हाँ, बेरर ऑर्डर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में भी है, तो उसमें देख लें कि क्या आपने सारी चीजें पढ़ी है कि नहीं। इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, एक टाइप है बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो पेएबल टू एनी पर्सन हु होल्ड्स इट, जो जिसके पास है उसका है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन है, जो कि पेएबल टू स्पेसिफाइड, यानी जिसका नाम स्पेसिफाई किया हुआ है, लिखा हुआ है उसको, वो कौन सा होगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और हिज ऑर्डर पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, और हिज ऑर्डर का मतलब क्या है? वो स्पेसिफाइड पर्सन चाहे तो खुद पेमेंट ले ले, चाहे तो आगे किसी का नाम लिख के ऑर्डर कर दे, उसको पेमेंट मिल जाएगी। और हिज ऑर्डर। अब कह रहा है चलते चलते जाते जाते जरा एग्जाम्पल सुन लें। आप कैसे पहचानेंगे? किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये नहीं लिखा होता ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, अल्फाज से अंदाजा लगाना होता है। कहता है अगर लिखा हुआ है किसी चेक के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, मैं जनरल वर्ड यूज करूंगा इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है पे बेरर, वो कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट है? बेरर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, लिखा हुआ है पे ए आर बेरर, नाम भी लिखा है, लफ्ज बेरर भी लिखा है, फिर भी बेरर है, क्योंकि ये ए को भी पे हो सकता है, और चूंकि बेरर का लफ्ज, इसीलिए आपने नोट किया चेक के ऊपर जो आपको दिखाया था उसने ना सिर्फ ये कि रॉय का नाम लिखा था, बल्कि आर बेरर का लफ्ज भी काटा था। क्योंकि अगर नाम लिख देता और आर बेरर का लफ्ज ना काटता तो स्टिल वो बेरर भी होता, आर बेरर का मतलब बेरर भी है। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? बेरर, जो कोई भी कलेक्ट कर सकता हो, जो कोई भी कलेक्ट कर। एक इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर होगा या बेरर, दोनों नहीं होंगे। अगर नाम लिखा है और बेरर भी लिखा है वो क्या होगा? उसे ऑर्डर नहीं बोलना। और आगे अगर लिखा हुआ है पे ए, ऑर्डर है क्या बेरर? ऑर्डर है। और अगर लिखा है पे ए आर ऑर्डर, फिर भी ऑर्डर है। पे ए, पे बेरर, पे ए आर बेरर, पे ए आर ऑर्डर। शाबाश। इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, जस्ट डिलीवरी। आखिरी सवाल, अगर सही जवाब दे दिया क्लास यही खत्म, और समझ लीजिए आपने बेस बन गए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। लेकिन ये आखिरी बात आपको समझ आ रही है? निगोशिएटेड बाय, मेयर का मतलब होता है सिर्फ डिलीवरी से निगोशिएट हो जाएगा। मेयर एग्री करते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट साइन भी करने पड़ेंगे, एंड डिलीवरी, इंडोर्समेंट करके मर गए। एक लफ्ज लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है इसका स्टेटस, इसकी टाइप। टेस्ट केस है, आखिरी सवाल, इसके बाद लेक्चर खत्म। या तो आपने क्लास का हक अदा कर दिया या टाइम जाया किया। चेक है एक, चेक के ऊपर अल्फाज लिखे हुए हैं, किताबें बंद कर दें, किताबें बंद कर दें, आप पढ़ने पढ़ाने का टाइम खत्म है। अच्छा, किताबें बंद कर दें। पे और बेरर का लफ्ज ये है, और बेरर लिखा हुआ था, इसको काटा और लिखा पे ए ओनली।
पे ए ओनली। इसकी इंडोर्समेंट कैसे होगी? क्या इसकी इंडोर्समेंट नहीं होगी? यही तो कंसेप्ट है, बताइए। इसका मतलब क्या हुआ? उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये सिर्फ पे ए को पे करना है और सिर्फ ए को पे करना है। अब ए के भी हाथ बंद गए हैं। ए भी अगर निगोशिएट करना चाहे क्यों नहीं कर सकता? पे ए ओनली। आप ये सोच रहे होंगे ये बेयर इंस्ट्रूमेंट है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? हालांकि लॉजिकली उससे एक और सवाल आपको सोचना चाहिए, क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है कि नहीं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो अगला सवाल आएगा ना, बेरर है कि ऑर्डर है? असल में ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, चाहे क्या जरूर है, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन से निकल गया। क्यों निकल गया? आपको याद है लेक्चर का आगाज कहां से हुआ था? आप समझते थे मैं वैसे एंजॉय कर रहा हूं, हैं टाइम निगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है, जो ट्रांसफरेबल है वो निगोशिएबल, जो ट्रांसफरेबल नहीं, याद आई बात? वो इस कंसेप्ट के लिए थे। क्या ये ट्रांसफरेबल है? जब ट्रांसफरेबल नहीं है तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही बेयर और ऑर्डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, वो तो अगला सवाल था। भाई कुछ बात समझ आई? चलिए आज के लेक्चर में जो सबसे अहम छोटे छोटे कई कंसेप्ट हैं, इवन ये जो टर्म है ना सिर्फ डिलीवरी, डिफेक्टिव, इन टर्म्स के अंदर भी कंसेप्ट छुपे हैं। इनडायरेक्टली छोटे छोटे कई कंसेप्ट आप सीख चुके हैं, लेकिन जो बड़े लिखे हुए हैं ना रिटन फॉर्म में कंसेप्ट आपने सीखे हैं, वो क्या सीखे हैं? वो आपने डेफिनेशन सीख ली, वो आपने इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में से 2 कैरेक्टरिस्टिक सीख लिए, एक ट्रांसफरेबल वाला और एक टाइप्स में ये बेयर और ऑर्डर वाला। बाकी ये नहीं, ये बाद के लेक्चर। और फिर टाइप्स में बेयर और ऑर्डर, ये खास तौर पे बार बार आपने पढ़ते रहना है, ये सबसे अहम टाइप है। क्लियर? आपकी असाइनमेंट को रिवाइज करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऊंच नीच हो जाएगी, ठीक है, लेक्चर के आज कवरेज के मुताबिक। इसको बार बार पढ़ना है और जितना पढ़ाया है उसको समझना है, पढ़ना है, समझना है बार बार। जितनी स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी ना उतना ही अच्छा होगा। ये आपके लिए सबसे आसान टॉपिक भी बन सकता है। कैसे? ये साथ साथ पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। क्लियर जी? आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।